हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वत्सला सिंह। वेलकम टू एल्पाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 3 जो कि प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का पार्ट 5। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको रिवाइज करते हुए आगे हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में हमारे जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है दो पार्ट हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ा है। प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। हम लोगों ने पब्लिक सेक्टर में क्या क्या पढ़ा है और प्राइवेट सेक्टर में क्या पढ़ा है। पब्लिक सेक्टर में हम किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे, किस इंस्टीट्यूशन को इंक्लूड करते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जिसे मिनिस्ट्री के द्वारा क्या होता है, गवर्न किया जाता है। मिनिस्ट्री के अंदर कंट्रोल रहता है इसका, ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, और हम लोगों ने इसी के पब्लिक सेक्टर में ही हम लोगों ने गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए किसमें, पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट कंपनी। और हमने प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या पढ़ा था, हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, HUF क्या होता है, ज्वाइंट कंपनी क्या होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था पब्लिक कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो ये सब हम लोगों ने कहा MNCs के बारे में पढ़ा था। तो ये सब आते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में। क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप हो गया, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप। और आपका पार्टनरशिप आ जाता है, पार्टनरशिप, HUF, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जिसके अंदर आप पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को इंक्लूड करेंगे। प्राइवेट कंपनी अपने नाम के आगे क्या लगाती हैं, PVT लिमिटेड, ओके, प्राइवेट लिमिटेड ऐड करती हैं, और पब्लिक कंपनी सिर्फ लिमिटेड वर्ड का यूज करती हैं। और MNCs, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था, पिछले चैप्टर में। तो आज के चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। ये सिर्फ आपको एक रिवीजन के लिए कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ा है। अब हम चलते हैं कि आज हमको क्या पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल इंटरप्राइजेस के बारे में। ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होता है? ग्लोबल इंटरप्राइजेस आर द कंपनीज विच फंक्शंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऐसी कंपनी जो ग्लोबली वर्क करती हो, जैसे ग्लोबल नाम से ही पता चलता है कि इंटरनेशनल, ठीक है, जो कि कंट्री से बाहर एक ह्यूज लेवल पे इसकी बात की जाए, अगर कंपनी वर्क कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबली वर्क कर रही है। तो ग्लोबल कंपनी क्या होती है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो फंक्शन करती है, वर्क करती है, तो हम उसे ग्लोबल इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। कंपनीज विच फंक्शंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर ह्यूज साइज। इसको कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है? अगर आपसे पूछें कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं, आप कैसे बताएंगे कि हाँ ये ग्लोबल इंटरप्राइजेस है? तो उसको आप कैसे, क्या उसका नेचर क्या रहेगा कि वो साइज में बहुत बड़ी रहती है, ह्यूज साइज, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका जो प्रोडक्शन रहता है वो भी बड़े लेवल पे होता है। इसमें जनरली अगर आप एक लोकल कंपनी की बात करें या जो नेशनल लेवल पे वर्क कर रही है, अगर उसको कंपेयर किया जाए ग्लोबल इंटरप्राइज से, किसी ग्लोबल कंपनी
या MNC से कंपेयर किया जाए तो वो क्या करती है, उसमें जो प्रोडक्शन का काम होता है एक ह्यूज लेवल पे होता है, लार्ज लेवल पे होता है, उसमें प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि ग्लोबली वर्क करती है तो ये इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्ट किया जाता है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है, नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको एक नेशनल लेवल पे ही कम्पीट नहीं करना है। आप जब ग्लोबल लेवल की बात करते हैं तो आप क्या करेंगे, आप फॉरेन लेवल में आप जाएंगे तो आपको सिर्फ अपने ही कंट्री की कंपनी से नहीं कम्पीट करना रहेगा, आपको कंपटीशन रहेगा जो फॉरेन कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी MNCs हैं, ग्लोबल लेवल पे जो कंपनियां काम कर रही हैं, आपको उनसे भी कंपटीशन रहेगा। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होगी ताकि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना एक कहते हैं कि पहचान बना सकें, आप टिके रह सकें, सरवाइव कर सकें, प्रॉफिट अर्न कर सकें एक ह्यूज लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो उसके लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी होंगी डिफरेंट, आपको प्लान्स बनाने होंगे, डिसीजंस लेने होंगे ऐसे कि जो आपको इन फ्यूचर प्रॉफिट दिला सके, मार्केट में सरवाइव होने के लिए हेल्प कर सके। तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी होंगी और नेटवर्क बिल्ड करना होगा। आपको अगर ग्लोबल लेवल पे काम करना है तो आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ह्यूज साइज होता है, जो इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, उनका साइज बड़ा होता है, उनमें प्रोडक्ट्स लार्ज अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ की जाती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ किया जाता है और नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक लोकल लेवल पे बिजनेस ओपन कर दी हैं और आप उसको रन कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपको उतनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके एरिया में ग्रोसरी शॉप है और आप उसको चला रहे हैं तो आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नेशनल लेवल पे हैं तो आपको अपनी कंट्री में जो कंपनीज हैं उनसे कम्पीट करने के लिए कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करनी पड़ सकती हैं। अगर आप जैसे कि नेशनल लेवल पे हैं तो आपको कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी, जैसे कि आप एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, प्रमोशन करा सकते हैं और पब्लिसिटी करा सकते हैं। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट, अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो वहाँ पे आपको अगर सर्वाइव करना है तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी उस लेवल की आपको बनानी पड़ेगी। कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, उस जो कंट्री है, फॉरेन कंट्री है जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट या फिर बिजनेस सेट करना चाह रहे हैं या फिर अपना मार्केट में एक पहचान बनाना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस कंट्री की मार्केट जो है, जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, उनकी नीड और प्रेफरेंस को एनालिसिस करना होगा। आपको देखना होगा कि वहाँ की नीड्स क्या है, वांट्स क्या हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको उसको एनालाइज करना होगा। और अपने कॉम्पिटिटर्स, आपके उस कंट्री में कितने कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी स्ट्रेटजी क्या है, तो आपको एक बड़े लेवल पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ करनी होगी। तो ये सब यहाँ आता है आपका ग्लोबल इंटरप्राइज में। और ग्लोबल इंटरप्राइज में हम क्या देखते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशन थ्रू अ नेटवर्क ऑफ देयर ब्रांचेज इन सेवरल कंट्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि ये कैसे अपना मार्केटिंग या फिर अपना ऑपरेशन कैसे करते हैं, इनका एक सेंट्रल ऑफिस होता है जिसे आप हेडक्वार्टर कह सकते हैं, वो उनकी जो होम कंट्री है वहाँ होता है। बट इनका जो ब्रांचेस हैं अदर कंट्रीज में भी जहाँ ये मार्केटिंग या फिर अपना ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वहाँ होती है।
लेकिन जो इनका हेड क्वार्टर रहता है वो उनकी होम कंट्री, जो इनकी डोमेस्टिक कंट्री रहती है, वहाँ पे हेड क्वार्टर रहता है, और बाकी कंट्रीज में ब्रांचेस के थ्रू क्या करते हैं, अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, और उन्हीं के थ्रू क्या होता है, मार्केटिंग ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। और दूसरी कंट्रीज में ये क्या करते हैं, अपने ब्रांचेस सेट करके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, उस कंट्री में उस कंट्रोल करते हैं। फीचर्स अगर बात की जाए ग्लोबल इंटरप्राइजेस के फीचर्स क्या हो सकते हैं, तो ह्यूज कैपिटल रिसोर्स, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल रिसोर्स क्या होता है, बड़ी मात्रा में होते हैं। जो कैपिटल कैसे रेज किया जा सकता है, जो ग्लोबल इंटरप्राइजेज रहती हैं वो कैसे अपने कैपिटल, क्योंकि उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, ह्यूज होती है, ज़्यादा होती है, तो वो किस तरीके से उसको फुलफिल करते हैं, कैसे फंड रेज करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, उसके लिए इक्विटी शेयर्स या फिर शेयर्स इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरनेशनल बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, फंड रेज कर सकते हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट कैसे, ये रिक्वायरमेंट कैपिटल की कैसे ये फुलफिल कर सकते हैं, शेयर रेज करके फंड रेज कर सकते हैं, या तो आप डिबेंचर भी चाहें तो रेज इशू कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं, डिबेंचर इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंटरनेशनल बैंक जो होता है, वर्ल्ड बैंक है, तो IMF है, उनसे भी क्या कर सकते हैं, ये फंड ले सकते हैं। फॉरेन कोलाबोरेशन, इसमें क्या होता है, फॉरेन से हम क्या बोलते हैं, फॉरेन जो कंपनीज हैं उनसे कोलाबोरेट करके अपना मार्केट बिल्ड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि KFCs हो गई हैं और डोमिनोज हो गया है, कोका कोला है, ये क्या करी है, इंडिया में कोलाबोरेट करके ही क्या करी हैं, अपना मार्केट इस्टेब्लिश की हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंटरप्राइज में हमने जैसे बात की, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोडक्ट में हमेशा क्या करते हैं, इनोवेशन लाते हैं, कुछ न्यू लाते हैं, जिससे जो कंज्यूमर है उसकी रिक्वायरमेंट को, उसकी डिमांड को फुलफिल किया जा सके और मार्केट में सरवाइव किया जा सके। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है। डिफरेंट कंट्रीज़ में लोगों के कल्चर अलग होते हैं, उनके इमोशंस अलग होते हैं, उसको अच्छे से एनालाइज करके अपने प्रोडक्ट से रिलेट करके दिखाना कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है मैं आपके लिए लाया हूँ या सर्विस, वो आपके लिए किस तरीके से यूज़फुल है, उसके लिए स्ट्रेटजी बिल्ड करना, ये क्या होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में आती है। जैसे कि यहाँ पे डोमिनोज हो गई हैं, कोका कोला हो गई हैं, वो इंडियन कल्चर को क्या करती हैं, एनालाइज करके वो अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या करती हैं, यूज़ करती हैं कि वो इंडियन पीपल्स को ये दिखा सकें कि हाँ, ये प्रोडक्ट आपके लिए कैसे यूज़फुल है। जैसे कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं और आप वहाँ पे हिंदी में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो क्या आपका प्रोडक्ट के बारे में जो आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या उससे लोग रिलेट कर पाएंगे? नहीं। तो वहाँ पे आपको उनकी लैंग्वेज में, और उनके जैसे कि यहाँ पे अगर कोई फॉरेन कंट्रीज़ के जो इंटरप्राइजेज हैं या कंपनीज़ हैं, वो एडवर्टाइजमेंट करती हैं, वो हमारे लैंग्वेज में करती हैं, और जिससे एडवर्टाइजमेंट करवाती हैं वो क्या होते हैं, हमारे कंट्री के ही होते हैं, और उन्होंने कोई ऐसा स्लोगन या फिर वर्ड यूज़ करते हैं जिससे हम रिलेट कर पाते हैं। जैसे कि आज कुछ तूफानी करते हैं, या फिर डेटॉल का है, माँ माने डेटॉल का धुला है, ऐसा ये सब क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उस क्या कर सकें, उस प्रोडक्ट से रिलेट कर पाएँ। ठीक है, इमोशंस को दिखाया जाता है, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ के लोगों की क्या सोच है, किस तरीके के कल्चर फॉलो करते हैं, उन लोग की, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, इंडियन जो क्लॉथ्स है, आउटफिट्स हैं, वो अलग हैं, और जो फॉरेन में हैं वो अलग हैं। तो हर एक छोटी चीज़ को एनालाइज करना और उसको अपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ऐड करना ही क्या होगा, एक बड़े लेवल पे आपको क्या करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एनालिसिस का काम करना पड़ता है, अगर आप ग्लोबल लेवल पे बिजनेस की बात करते हैं तो। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, आप इससे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल लेवल पे
आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने बिजनेस का ब्रांच सेट करके फॉरेन कंट्रीज में आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, अपने मार्केट एरिया को बढ़ा सकते हैं। सेंट्रलाइज कंट्रोल, इसका कंट्रोल कहाँ होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले बात किया था कि आप फॉरेन कंट्री में ब्रांचेस लगा सकते हैं, बस उसका हेडक्वार्टर क्या होगा, एक ही होगा, जो कि उसकी डोमेस्टिक कंट्री, होम कंट्री में ही होगा, जहाँ से उसको कंट्रोल किया जाएगा। सारे जो ब्रांचेस रहेंगे या आपके जो भी ब्रांचेस रहते हैं, सब्सिडरीज रहती हैं, तो उन सबको कौन कंट्रोल करता है, जो हेडक्वार्टर रहता है, सेंट्रल ऑफिस रहता है, उसके थ्रू ही उन लोग को कंट्रोल किया जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस के। अब हम देखेंगे जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर इज अ प्रोजेक्ट और इंटरप्राइजेस इन विच मल्टीपल कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्ट। ठीक है, ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है, एंटरप्राइज होता है, जहाँ पे कई लोग क्या करते हैं, आके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं और साथ में वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ज्वाइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एंटरप्राइजेज बाय 2 or more businesses टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ये किस लिए एक जगह एकम्प्लिश होते हैं, इकट्ठा होते हैं, असेंबल होते हैं, ताकि वो किसी पर्टिकुलर गोल या प्रोजेक्ट को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। इन ज्वाइंट वेंचर में आने का क्या एम रहता है या गोल रहता है, ताकि आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वर्क है उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें, कंप्लीट कर सकें। द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस आर ऑल्सो शेयर्ड, और इससे जो भी ज्वाइंट वेंचर से जो आपके प्रॉफिट होंगे या लॉसेस होंगे, वो आपस में जो कंपनीज इकट्ठा हुई हैं या जो पर्सन्स इकट्ठा हुए हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए, वो आपस में उसको क्या करेंगे, शेयर करेंगे। The reason behind the joint venture often includes business expansion, development of new products, moving into new market, particularly in another company। ठीक है, तो इसके पीछे क्या मेन रीज़न होता है, क्यों हम जॉइंट वेंचर में इंटर करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव क्या हो सकता है, या तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और ग्रो करे, उसका एरिया एक्सपेंड करे, तो उसको एक्सपेंशन के लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में आते हैं। या डेवलपमेंट, हमें कोई प्रोडक्ट है अपना, उसको डेवलप करवाना है या फिर उसमें कुछ इनोवेटिव करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में इंटर कर सकते हैं। और मूविंग इनटू अ न्यू मार्केट, या तो हम न्यू मार्केट में इंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट वेंचर का सहारा ले सकते हैं। हम कोलैबोरेट कर सकते हैं और कंपनीज के साथ या फर्म्स के साथ या फिर लोगों के साथ, और ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इरिक्शन जो है वो ज्वाइंट वेंचर का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम ज्वाइंट वेंचर की बात करें तो ज्वाइंट वेंचर कितने टाइप्स के होते हैं। ज्वाइंट वेंचर आपके 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से। पहला होता है इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर और दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इक्विटी बेस्ड और ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्चुअल, इसमें आपको लग रहा होगा कि हाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, कोई एग्रीमेंट की बात हो रही है। नाम से ही आपको लग रहा है क्या कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई डीड साइन कर रहे हैं जिसके थ्रू हम ज्वाइंट वेंचर में आ रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है इसमें कि 2 या 2 से अधिक लोग क्या करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क को अचीव करने के लिए या कोई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, या उनका कोई पर्पस रहता है या गोल के लिए वो क्या करेंगे कि स्पेसिफिक टाइम के लिए ज्वाइंट होते हैं, असेंबल होते हैं और वो एग्रीमेंट के थ्रू क्या करते हैं, ज्वाइंट वेंचर में असेंबल होते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट करके कि आपस में वो क्या करेंगे, कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट से जैसे कॉर्पोरेट करना, आपस में क्या करेंगे, कॉर्पोरेट करने के लिए एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ हम इस प्रोडक्ट के लिए या फिर इस पर्पस के लिए क्या कर रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम साथ में क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं। या तो हम स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू, कोई स्ट्रैटेजिक अलायंस के थ्रू हम क्या करते हैं, आपस में एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए। ठीक है,
तो इसमें जैसे कि आप कह सकते हैं कि आपको कोई कंस्ट्रक्शन का, जैसे रोड कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो 2-3 जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो आपस में एग्रीमेंट करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कि हाँ हम 1 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जब तक कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये सड़क बनाने कंस्ट्रक्शन का काम है, कंप्लीट नहीं हो जाता है, हम साथ में क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। तो उन लोग स्ट्रेटेजिक अलायंस या कॉपरेशन एग्रीमेंट करके ज्वाइंट वेंचर में इंटर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉन्ट्रेक्चुअल ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी बेस्ड ज्वाइंट वेंचर क्या होता है, इसमें क्या करती हैं फर्म्स या बिजनेस, या फिर फर्म्स बिजनेस हो गई, वो क्या करती हैं आपस में ज्वाइंट वेंचर के लिए कोई एक, इसमें क्या रहता है आपका, एक पॉइंट लिखिएगा, ओनरशिप। इसमें ओनरशिप आपका इंक्लूड नहीं होता है, इसमें कोई आपको बिजनेस शेयर नहीं करना पड़ता है, इसमें कोई आपको बिजनेस का फॉर्म नहीं लेना होता है, और आप कोई ओनरशिप किसी चीज़ की शेयर नहीं करते हैं, आप जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के थ्रू ज्वाइंट वेंचर में इंटर करते हैं। जब हम इक्विटी बेस की बात करें तो आप इसमें क्या ओनरशिप और आप बात कर सकते हैं शेयर की, ठीक है। इक्विटी बेस में आप ओनरशिप और शेयर की बात करेंगे। आप इसमें एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, जिसका एक नाम होता है, जिसके ओनर, जो उसके मेंबर्स होते हैं सभी उसके क्या होते हैं, ओनर होते हैं। उन लोग एक ओनरशिप शेयर करते हैं और जो उसमें प्रॉफिट लॉस होता है वो आपस में शेयर करते हैं। जैसे कि कंपनी हो गई कोई, या LLP हो गई, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो गई, या आपकी पार्टनरशिप हो गई, ये किस में आएंगे, आपके ज्वाइंट वेंचर में आएंगे, जिसमें एक बिजनेस फर्म क्या होती है, स्टैब्लिश होती है, जिसके ओनर उसके मेंबर्स होते हैं, और जो भी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एम के थ्रू, एम के लिए क्या करते हैं, उन लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट या डीड के जरिए क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसके सारे ओनर्स उनके मेंबर्स होते हैं, और प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, आपस में शेयर करेंगे। तो जॉइंट वेंचर 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी और कॉन्ट्रैक्चुअल। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट वेंचर, ठीक। इसमें क्या दिया है, ए जॉइंट वेंचर इज अ प्रोजेक्ट और इंटरप्राइजेस इन विच मल्टीपल कंपनीज और इंडिविजुअल इन्वेस्ट, जिसमें क्या होता है, मल्टीपल कंपनी या इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते हैं। ए जॉइंट वेंचर इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड इंटरप्राइजेस बाय 2 और मोर बिजनेसेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आए हैं क्या, कि जॉइंट वेंचर में एक पर्टिकुलर गोल या प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लोग या इंडिविजुअल्स ग्रुप बनाते हैं, या तो बिजनेसेस आके आपस में क्या करती हैं, कोलैबोरेट करती हैं। The risk and reward of the business are also shared। इसमें बिजनेस में जो रिस्क होगा या रिवॉर्ड होगा आपस में वो शेयर करेंगी। और इसके पीछे रीज़न क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, या प्रोडक्ट की न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, या तो न्यू मार्केट में आपको इंटर करना होता है, इसलिए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसके बाद बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं ज्वाइंट वेंचर में इंटर करने पे आपको, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी, इससे आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके बढ़ जाएंगे, और कैपेसिटी जो वर्क परफॉर्म करने की होती है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसमें रिसोर्सेज और कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ठीक है, इससे आपका नेटवर्किंग क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक बिल्ड होगा, और आप न्यू मार्केट में एंटर कर सकते हैं थ्रू जॉइंट वेंचर। एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, आप बेटर टेक्नोलॉजी को या फिर न्यू टेक्नोलॉजी को पे भी क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपके जो पार्टनर्स हैं आप उनकी टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकते हैं, या तो वो आपके टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर सकेंगे थ्रू जॉइंट वेंचर। या आपकी क्या बोलते हैं, परफॉर्मिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके कैपिटल रिवेन्यू सोर्सेज बढ़ जाएंगे, तो आप न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, आप कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं।
क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं वर्क को परफॉर्म करने के लिए कई ग्रुप्स क्या होते हैं असेंबल होते हैं, तो आप उनके भी आइडियाज़ और आइडियाज़ और क्या बोलते हैं थॉट्स पे एसेस कर सकते हैं, जान सकते हैं, जिसके थ्रू आप कुछ इनोवेटिव या न्यू आप परफॉर्म कर सकते हैं, न्यू आइडियाज़ ला सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ इनोवेशन होता है, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो आपके प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो भी घट जाती है। इस्टेब्लिश ब्रांड नेम, और आपका क्या होता है एक अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपकी कैपेसिटी अच्छी होगी, इफ़िशियंसी आएगी, इनोवेटिव कुछ करेंगे तो उससे आपकी मार्केट में गुडविल बनेगी और आप कुछ इनोवेटिव कर पाएंगे, तो आपका ब्रांड का नाम क्या होगा बढ़ेगा, अच्छा होगा, मार्केट में आपकी एक रेपुटेशन होगी। अब हम देखते हैं, आज के लेक्चर में इतना ही। अब हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है आप कंटिन्यू उसको रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस। ओके, तो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।